नमस्कार दोस्तों, वेलकम सभी को डीएम मोबाइल रिपेयर में। दोस्तों देखिए, मेरे पास आज एक फ़ोन है जो पोको M4 5G मॉडल है, पोको M4 5G। तो आप मॉडल भी देख सकते हैं। इसके अंदर प्रॉब्लम है, ये चलते चलते फटक से डेड हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने का कोशिश करता हूँ और स्टेप बाय स्टेप काम करके आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं कहूँगा जो इसको बैटरी में पूरा चार्ज है। ठीक है, तो चलिए अभी मैं इसको पावर सप्लाई से कनेक्ट करता हूँ और पावर सप्लाई में कितना रीडिंग आ रहा है ये मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। उसके बाद अगला प्रोसेस में जाऊँगा। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखिए, बहुत कुछ आपको इसमें मिलेगा नॉलेज। तो चलिए मैं अभी इसको पावर सप्लाई से कनेक्ट करता हूँ और आपको पावर सप्लाई का जो रीडिंग है वो दिखाने का कोशिश करता हूँ। देखिए, मैंने इसको पावर सप्लाई में कनेक्ट कर दिया और अभी पावर बटन को मैं प्रेस करता हूँ। तो चलिए, जब मैंने पावर बटन प्रेस किया तो 102 तक लिया और ओनली 86 में रुक रहा है। देखिए, पावर बटन छोड़ दिया, अभी देखिए 86 में रुक रहा है। तो इस तरीके का प्रॉब्लम कभी भी पावर आईसी से नहीं होता है। इस तरीके का प्रॉब्लम बिल्कुल आपका रैम यूएफएस एमएमसी से ही आती है, सीपीयू ड्राई होने से इस तरीके का प्रॉब्लम आती है। चलिए अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ वो फ़ोन पोर्ट बना रहा है कि देखिए फ़ोन ऑटो पोर्ट बना रहा है। ठीक है, देखिए मैं ओपन कर देता हूँ, फिर से मैं इंसर्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पे पोर्ट बन गया, कोई भी की दबाना नहीं है, ऑटोमेटिक इसे पोर्ट बना रहा है, मीडियाटेक का पोर्ट बना रहा है। ठीक है, तो चलिए इस तरीके का कंडीशन में सबसे पहले आपको जो करना पड़ेगा वो आपका फ़ोन को फ्लैश करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने ऐसा कोई टूल नहीं है, ऑनलाइन ऑफलाइन सारी टूल से मैंने ऑलरेडी कोशिश किया है इसको फ्लैश करने का, तो सभी सारे टूल में से ये हो रहा है। ठीक है, कोई भी टूल से फ्लैश नहीं हो रहा है। जैसा एविएटर टूल हो गया, एमारथ टूल हो गया, आपका अनलॉक टूल हो गया, एएमटी टूल हो गया, यूएमटी टूल हो गया, सारे टूल से मैंने कोशिश किया लेकिन ये किसी भी तरीके से फ्लैश नहीं हो पाया। ठीक है, तो चलिए मैं अभी माइक्रोस्कोप स्क्रीन पर चला आया हूँ और अभी जो मेरे को काम करनी होगी सीधे ईएमएमसी यूएफएस से, तो यूएफएस के उतारना पड़ेगा और यूएफएस का कंडीशन अभी देखना पड़ेगा जो यूएफएस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि यूएफएस के अंदर प्रॉब्लम होगा तो हमारा फ्लैशिंग नहीं होगा और सीपीयू ड्राई होगा, तो इस तरीके का प्रॉब्लम हो सकते। तो सबसे पहले हमारा इसको टारगेट जो करनी है, सबसे पहले देखना है यूएफएस को, क्योंकि आपको यूएफएस को कभी कभी पार्टीशन बिगड़ जाती है तो इस तरीके का प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेरे पास ऑलरेडी EGG-Tech है और यूएफएस सॉकेट भी है, तो मैं सबसे पहले इसको शील्ड को सारी साइड से अच्छे से उठाऊंगा और उसको बाद यूएफएस को ओपन करूंगा। यूएफएस को ओपन करके मैं बॉक्स में कनेक्ट करके देखूंगा जो इसको यूएफएस कनेक्ट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए मैं इसको सीधे से सीपीयू आईसी रिबॉलिंग पे जा सकते लेकिन नहीं, क्योंकि ये फ्लैशिंग में एरर आ रहा है पहले बात। दूसरा बात, कोई भी टूल से फ्लैश नहीं हुआ, तो पहले मेरा काम स्टेप होता है यही, जो हमारा यूएफएस को चेक करना जो यूएफएस सही है या नहीं है। तो यूएफएस को चेक करने के बाद हमारा दूसरा जो स्टेप होगा वो होगा आपका प्रोसेसर रिबॉलिंग, जो सीपीयू रिबॉलिंग। तो देखिए ये कोई टेस्टेड सॉल्यूशन नहीं है जो अभी तक यूट्यूब पर जो एक बार में इस तरीके का रीडिंग से सीपीयू रिबॉलिंग करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहा है। तो इसलिए मैं इसको स्टेप बाय स्टेप काम करूँगा। जैसे सबसे पहले इसको यूएफएस देखिए, ये है इसको यूएफएस को सबसे पहले ओपन करता हूँ और बॉक्स में कनेक्ट करता हूँ और उसको बाद मैं आपको
दिखाने का कोशिश करता हूँ यूएफएस में कोई प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो देखिए मैं अभी जितना सारी साइड में जितना सारी शोल्डर है उसको फेस देके अच्छे से सोल्डिंग कर लेता हूँ, और उसको बाद मैं यूएफएस को उठाऊँगा और साथ साथ आपका यूएफएस को EasyJetag में कनेक्ट करके आपको चेक करके दिखाऊंगा यूएफएस का हालत क्या है। ठीक है, तो यूएफएस को अंदर सब कुछ ठीक लग रहा है तो मैं दूसरा स्टेप जो CPU रिबेलिंग पे चला जाऊंगा। तो चलिए अभी मैं इसका जो यूएफएस है यूएफएस को ओपन करता हूँ। इस सैंडिक्स का यूएफएस है और साथ साथ इसका ऊपर नैंड भी लिखा रहा है। तो नैंड यूज़ होता है हमारा आईफोन पे, ठीक है, लेकिन इसको जो इन्फॉर्मेशन मैंने गूगल से मिला इसका, तो ये यूएफएस 2.2 है। तो 2.2 इजीली हमारा EasyJetag में और हमारा जो अडेप्टर है इसमें सपोर्ट तो करते हैं। तो चलिए मैं इसका जो यूएफएस है इसको ओपन कर लिया और अभी इसको मैं क्लीन कर लूँगा पीसीबी को, और उसको बाद मैं इसको यूएफएस को क्लीन करके हमारा EasyJetag बॉक्स में कनेक्ट करूँगा और इसको इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करूँगा जिसका अंदर प्रॉब्लम क्या क्या हो सकते। तो चलिए मैं अभी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलता हूँ और EasyJetag प्लस ऑन करता हूँ और मैं यूएफएस कनेक्ट करके यूएफएस सिलेक्ट करके इसको चेक यूएफएस करता हूँ। तो देखता हूँ इसको अंदर यूएफएस में क्या दिक्कत आ रहा है। तो हमारा EasyJetag यूएफएस में इंटरफेस में है अभी, और अभी मैं इसको चेक MMC यूएफएस करूँगा और उसको बाद मैं देखूँगा इसको अंदर पार्टीशन वगैरह सब ठीक ठाक है क्या नहीं है, हमारा यूएफएस कनेक्ट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं चेक MMC यूएफएस किया और अभी देखता हूँ इसका अंदर क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो देखिए यूएफएस फेल्ड एरर लिख कर आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब यूएफएस कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार चेक MMC यूएफएस करूँगा और देखने की कोशिश करूँगा ये प्रॉब्लम क्या हो रहा है। तो देखिए मैं जितना बार चेक MMC यूएफएस किया तो सारी फेल आ गया। ठीक है, तो हमारा MMC किसी भी तरीक़े से यूएफएस किसी भी तरीक़े से कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो इस तरीके का कंडीशन होगा तो हम ये कंफर्म नहीं हो सकते जो हमारा यूएफएस का हालत अभी क्या है। हो सकते यूएफएस का प्रॉब्लम हो गया, अब फिर भी हो सकते ऐसा कोई MMC यूएफएस होता है कनेक्ट नहीं होता है तो काम भी करता है। ठीक है, तो चलिए यूएफएस कनेक्ट नहीं हो पाया
हो सकते ईओएफएस का प्रॉब्लम हो। तो मैं अभी ये ईओएफएस को रिबलिंग करके फिक्स करूँगा और एक बार कोशिश करूँगा ऑन करने का, ऑन होता है क्या नहीं होता है। देखिए कोशिश हमारा तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ईओएफएस को पहले रिबॉलिंग करूँगा और उसको बाद ईओएफएस को बोर्ड में फिक्स करके एक बार ऑन करने का कोशिश करूँगा, देखूँगा प्रॉब्लम सेम है क्या, कोई दूसरा रीडिंग आया है हमारा फ़ोन में। तो देखिए दोस्तों, ईओएफएस का प्रॉब्लम होगा तो सीधे सी बात है फ़ोन ऑटो पोर्ट में जाएगा, देखने का कोई बात नहीं है, सोचने का कोई बात नहीं है, ठीक है। ईओएफएस एमएमसी में प्रॉब्लम होता तो फ़ोन ऑटो पोर्ट में चला जाता, ठीक है, कोई भी फ़ोन हो। तो इसको अंदर ईओएफएस कनेक्ट नहीं हो पाया, मैंने बहुत कोशिश किया, ईओएफएस कनेक्ट नहीं हो पाया, तो इसका मतलब ईओएफएस में प्रॉब्लम हो सकते। तो ईओएफएस में प्रॉब्लम होगा तो आप सीपीयू भी रिबॉलिंग कर लीजिए, रैम भी रिबॉलिंग कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपका फ़ोन ऑटो पोर्ट में ही रहेगा। तो चलिए मैं रिबॉलिंग तो कर लिया और अभी मैं इसको ईओएफएस को बोर्ड में फिक्स करता हूँ और उसको बाद एक बार कोशिश करता हूँ ऑन करने का, देखता हूँ ये ऑटो पोर्ट में है क्या, दूसरा कोई सोल्यूशन इसमें हो गया। तो देखिए अभी ये ईओएफएस प्रॉपर बैठ चुकी है और मैं अभी इसको एक बार फ्रेम को साथ कनेक्ट करता हूँ और इसको कंडीशन एक बार देख लेता हूँ। तो मैं ऑलरेडी इस टाइम फ़ोन को कनेक्ट किया, पूरा बॉडी को साथ फिक्स करके इसको जब मैंने कनेक्ट किया तो प्रॉब्लम सेम थी, सेम कंडीशन पे थी। तो अभी इसको जो काम करना पड़ेगा, हमारा सीपीयू को रिबॉलिंग करना पड़ेगा। तो सीपीयू को रिबॉलिंग करने के लिए सीपीयू को उठाऊंगा और फिर सीपीयू रिबॉलिंग का पूरा प्रोसेस अप्लाई करूंगा। उसको बाद फिर से मैं आपका वो बॉडी में फिक्स करके आपको दिखाऊंगा जो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है क्या नहीं हुआ है। देखिए ईओएफएस का प्रॉब्लम होगा तो सीपीयू उठाने से भी आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा। तो देखिए मैं सीपीयू को ओपन कर लिया। अभी चलिए इसको रिबॉलिंग प्रोसेस कंप्लीट करता है और इसका जो रिबॉलिंग करने का बाद इसका जो कंडीशन है मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। पूरा प्रोसेस आप देखिए। इतना प्रोसेस करने का बाद मैंने क्या क्या किया, पहले मैंने इसको बहुत सारी, देखिए ऑटो पोर्ट बना रहा है तो पहले काम होता है फ्लैश सिक्योरिटी का। तो बहुत सारी टूल से कोशिश किया फ्लैश करने का, फ्लैश नहीं हो पाया। तो सबसे पहले मैंने ईओएफएस को उठाया, ईओएफएस को मैंने बॉक्स में कनेक्ट करने का कोशिश किया तो कनेक्ट नहीं हुआ। तो दूसरा स्टेप चला गया, तीसरा स्टेप होगा हमारा सीपीयू बॉलिंग का। तो सीपीयू बॉलिंग करते हैं, उसको बाद देखते हैं क्या होता है। इसको बाद और कोई स्टेप इसमें बाँचा नहीं है, ठीक है। मैं इसको ईओएफएस प्रॉपर कनेक्ट होता है तो ईओएफएस का कंडीशन में देख सकते, लेकिन ईओएफएस प्रॉपर कनेक्ट नहीं है, हो सकता है इसको ईओएफएस खराब हो गया और इसलिए ये ऑटो पोर्ट में जा रहा है। तो
तो ईओएफएस का प्रॉब्लम होगा तो और कोई काम करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ईओएफएस का प्रॉब्लम होगा तो आपका फ़ोन कुछ भी कर लो ऑन हो नहीं होगा, ईओएफएस चेंज करना पड़ेगा। तो अभी तो ईओएफएस चेंज का कोई सोल्यूशन नहीं है इस फ़ोन का। तो सीपीयू रिबॉलिंग हमारा लास्ट काम होता है। सीपीयू रिबॉलिंग से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो हमारा इस फ़ोन को फिर रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इतना स्टेप देख लीजिए, जो इस तरीके का प्रॉब्लम आती है तो इतना स्टेप करने से आपका फ़ोन नहीं बनेगा तो छोड़ दीजिए, ठीक है। आप तो ईओएफएस चेंज नहीं कर सकते, ईओएफएस चेंज का कोई सोल्यूशन अभी मार्केट पे अवेलेबल नहीं है। आप खुद से एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको नया ईओएफएस लगेगा, साथ साथ नया सीपीयू भी चेंज करना पड़ सकते हैं, ठीक है। इसका इंजीनियरिंग फाइल भी अभी नहीं है, जो आप इसको IMEI को रिपेयर कैसे करेंगे, तो बहुत सारी लफड़ा हो जाएगा। तो आपको लास्ट स्टेप होगा आपका जो आपका सीपीयू को रिबॉलिंग सक्सेसफुल करने हैं। सीपीयू रिबॉलिंग सक्सेस होता है तो हमारा फ़ोन ऑन हो जाएगा। सीपीयू रिबॉलिंग से भी सेम कंडीशन में है तो आपको सीधे सी बात है इसको ईओएफएस में प्रॉब्लम है, तो आप सीपीयू रिबॉलिंग कीजिए, उसको बाद आप और कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। रैम इसको उठाना नहीं है, ठीक है, क्योंकि रैम का कोई लफड़ा नहीं होता है। रैम का लफड़ा होता तो दूसरा रीडिंग मिलता आपका, रैम का लफड़ा होता तो आपका फ्लैशिंग तो इरोड तो नहीं आता। रैम के प्रॉब्लम से फ्लैशिंग इरोड ज़्यादातर नहीं आती है। तो लास्ट स्टेप हमारा होगा सीपीयू का रिबॉलिंग। ईओएफएस मैंने चेक कर लिया तो ईओएफएस तो बिल्कुल सही है। तो चलिए इसको बोर्ड में फिक्स करता है सीपीयू को, और अभी देखता हूँ इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए दोस्तों, अभी मैं सीपीयू को फिक्स कर लिया और अभी मैं इसको बोर्ड में कनेक्ट करता हूँ। देखिए मैंने पीसीबी कनेक्ट कर दिया और अभी मैं आपको ये कहूँगा, जो एक फ़ोन पहले जो रीडिंग पे थी और जो पहले ऑटो पोर्ट बन रही थी अभी भी वही कंडीशन पर है। तो सीधे सी बात है, ये फ़ोन का ईओएफएस का ही प्रॉब्लम हो गया शायद, क्योंकि हमारा नॉलेज यही कहता है। तो इस तरीक़ा का रीडिंग आए और इस तरीक़ा से आप काम कीजिए, उसको बाद नहीं होता है तो और कोई तरीका आपका पास है और कोई नॉलेज आपका पास है तो ज़रूर मेरे को शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में बोलिए। थैंक यू दोस्तों।